नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक चीज़ मैं लगातार कहता आया हूँ और वो ये है कि हमारे देश की जो वैधानिक परंपरा है, हमारे देश की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जिसको आप हिंदू स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हिंदू स्ट्रक्चर को जिस समय ख़त्म किया गया ईसाइयों के द्वारा, यानी कि जिसको अंग्रेज नेहरू जी ने कहा, ईसाइयों के द्वारा जब वो स्ट्रक्चर ख़त्म किया गया तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ वो विदेशी स्ट्रक्चर था। और विदेशी स्ट्रक्चर भारत को परम वैभव पे तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो विदेशी स्ट्रक्चर बना ही इसलिए था क्योंकि भारत से वेल्थ कैसे ड्रेन हो, भारत की परंपराएं कैसे समाप्त हों, भारत में वैदिक सिस्टम कैसे समाप्त हो, भारत का आयुर्वेद कैसे समाप्त हो, भारत का दर्शन कैसे समाप्त हो, भारत की विज्ञान कैसे समाप्त हो, इन सब के लिए ये किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हम तंत्र अपना विकसित नहीं कर पाए, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमको करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। चाहे घर वापसी का चक्कर हो, चाहे रिलीजियस देश घोषित करने, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का चक्कर हो, या फिर आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने का मामला हो, भारतीय दर्शन को पुनः स्थापित करने का मामला हो, भारत में भारत की विज्ञान को पुनः स्थापित करने का, वैदिक गणित को वैज्ञानिक, या मैं कहूँ दार्शनिक गणित को, या फिर हम ये कहें कि वैदिक विज्ञान को भारत में पुनः स्थापित करना हो, हम वो नहीं कर पाए। जब ये सब कुछ भारत में था तब भारत विश्व की 80% इकोनॉमी कवर किया करता था। जब ये सब कुछ भारत में था तो विश्व भारत की तरफ देखा करता था, तभी भारत विश्व गुरु था। एक बात बिल्कुल कन्फर्म है कि पश्चिमी मॉडल को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, भारत में भारतीय मॉडल को आधुनिक स्वरूप में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। इसमें कोई दोहराए नहीं मेरे अनुसार। सरकारें हो सकता है उनका मन हो, सिस्टम को ये लगता हो, लेकिन मेरा विचार, जो दार्शनिक विचार मैं पढ़कर समझ में आता है, वो ये है कि हम देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों में से मैं हूँ। वो फील्डें जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, जिसमें जुडिशल फील्ड हो, जिसमें पॉलिटिकल फील्ड हो, हम उन सभी फील्डों में लगभग टॉप लेवल पर काम कर चुके हैं। इसलिए इसके बाद जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि भारत को तब तक विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता जब तक भारतीय व्यवस्था को लागू न किया गया हो। लेकिन सनातन के साथ, सनातन की परिभाषा लोग गलत संदर्भों में, मुझे लगता है अलग अलग संदर्भों में लेते हैं। सनातन का मतलब है चिर पुरातन नवनूतन। चिर पुरातन से मतलब है जब हम, तब से जब सृष्टि बनी तब से जो आविष्कार हुए, वो आविष्कारों को, उन व्यवस्थाओं को साथ में लेते हुए नवनूतन, एकदम नया, आज के फ्लेवर में उसको रखना, जिसको आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। उसके लिए पूरा तंत्र विकसित करना पड़ेगा। भारत में भारतीय तंत्र हमने विकसित नहीं किया, जिसका परिणाम हमको दिखता है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत में आयुर्वेद को, भारत में योग दर्शन को, मैं सांख्य दर्शन के ऊपर योग दर्शन आता है। सांख्य दर्शन पूरे विश्व की सृष्टि के निर्माण को लेकर बात करता है। आत्मिक रूप से नहीं करता है, वो तो करता ही करता है, लेकिन वो वैज्ञानिक रूप से करता है। वो प्योर विज्ञान है जिसको आज तक कोई काट नहीं पाया। मैं सांख्य दर्शन की बात करूं तो सांख्य दर्शन को आज तक कोई नहीं काट पाया। इसके बाद बढ़कर आया योग दर्शन। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में खास बात ये थी कि योग दर्शन सांख्य दर्शन का अपग्रेडेड था, यानी कि वो ईश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जिस समय सांख्य दर्शन के अनुसार अर्जुन को समझा रहे हैं तो अर्जुन को समझ नहीं आया। मूल अर्जुन जब नहीं समझ पाया तो भगवान को अपना शरीर दिखाना पड़ा, भगवान को अपना चमत्कार दिखाना पड़ा, या मैं कहूँ भगवान को दर्शन करवाने पड़े। यानी कि अब इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया, जो सांख्य दर्शन के ऊपर आध्यात्मिक दर्शन, या मैं कहूँ ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो पुनः जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि बाबा रामदेव ने उसको पुनर्स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भारत का सौभाग्य है कि बाबा रामदेव भारत को मिले। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि को बाबा रामदेव ने अपना गुरु बनाया। उस पर तमाम तरह के आज के भाष्य लिखने शुरू किए, आज के हिसाब से पेपर लिखने शुरू किए, आज के हिसाब से जो कुछ भी आज की आवश्यकता है उसके अनुसार उसको किया।
इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा रामदेव ने, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कमेंट किया तो बाबा रामदेव ने साफ कहा कि हम आपको फेस करने को तैयार हैं, हम आपसे वार्ता करने को तैयार हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे अवसर दिए बगैर कोई भी निर्णय करना, कोई आदेश करना ठीक नहीं। मेरे पास क्लिनिकल रिसर्च है, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। अब एविडेंस बेस्ड और जो हमने पब्लिश किए, विश्व को दिखाएं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर पाया तो फिर हमारे ऊपर प्रश्न कैसे खड़े किए जाए। अब भारत में अगर बाबा रामदेव जैसे लोग, या फिर मैं कहूँ न्याय दर्शन को पुनः स्थापित करना, तो कोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, न्याय दर्शन जिस समय आ जाएगा, या मैं कहूँ कि मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन, इन दर्शनों को वैशेषिक दर्शन सहित जब लेकर आओगे तो कंप्लीट सिलेबस बनता है। KG1 से लेकर और PhD तक का सिलेबस बनता है, जिसमें कोई चीज़ नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने इन दर्शनों में घुसने की कोशिश की, कुछ भी, चूँकि मैं BSc साइंस साइड से हूँ, इंजीनियरिंग से मैंने 10वीं और 12वीं की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद इतिहास से मैंने MA किया है, कई सब्जेक्टों से, भूगोल से, इतिहास से मैंने पढ़ा है, फिर पॉलिटिकल साइंस या मैं कहूँ लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा IAS का सब्जेक्ट हुआ करता था, बाद में मैंने उसको पढ़ाया भी। हमने लॉ किया, हमने LLM किया और आज बहुत सारी विधाओं को मैं पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ। मैं अगर कहना चाहूँ तो 8-9 सब्जेक्टों से MA की बात कह सकता हूँ। इसके बाद समझ में जो आता है वो आता है कि ये सारे सब्जेक्ट, जब मैंने दर्शन पढ़ने शुरू किए, जब मैंने भारतीय विद्या पढ़नी शुरू की, तो मालूम पड़ा कि ये सब कुछ समाहित है और बहुत बहुत वास्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में है, बहुत बड़े फॉर्म में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं है, योग का कोई तोड़ नहीं है, योग दर्शन का कोई तोड़ नहीं है। बाबा रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने उस विषय पर काम किया, लेकिन बाबा रामदेव अकेले अगर उस पर काम करेंगे, और उसके साथ मैंने देखा माहौल देश में बन गया, बहुत सारे हमारी संत परंपरा के लोग, बहुत सारे अखाड़े उन विषयों पर काम करने लगे, बहुत सारे लोग उस पर काम करने लगे, अखाड़ों को छोड़ दीजिए। यानी कि अब भारत में अगर ऐसा चल जाएगा तो फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहीं पीछे चली जाएगी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत की अब इस समय बड़ी इंडस्ट्रियों में है, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं उसके, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है फार्मा इंडस्ट्री का। अब अगर भारत सरकार इस पर कुछ कहती है तो फिर समस्या खड़ी होगी, हम एक्सपोर्टर हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा या मैं कहूँ पीछे चला जाएगा। इसलिए भारत में इन विधाओं को ख़त्म करने के लिए सरकार ने तो उसको एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए, आपको याद होगा, ट्रेडिशन मेडिसिन को लेकर गुजरात में एक पूरी यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें WHO के चेयरमैन भी आए थे, जिनको मोदी जी ने तुलसी भाई कहा था। और ये इसी बात का घोतक है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन अगर आयुर्वेद कह देते तो शायद भारत में लोग विरोध करने वाले खड़े हो जाते। ट्रेडिशनल मेडिसिन से मतलब है जो परंपरागत रूप से हम खाते पीते चले आए हैं, परंपरागत रूप से जिससे हम इलाज करवाते चले आए हैं। तो फिर आप सोच कर देखिए कि फिर इसके विरुद्ध एक ग्रुप जो भारत में ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि भारतीय संस्कृति तो सांप सपेरों की संस्कृति है, जो ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि भारत मतलब पिछड़ा हुआ, जो ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है भारतीय विज्ञान का मतलब नॉन विज्ञान, अवैज्ञानिक, उनको तो समस्या हो जाएगी। वो धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू हो गए, और इतने एक्टिव होने शुरू हो गए कि तमाम तरह की पिटीशंस कोर्ट में आ गई। हम सब जान रहे हैं भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकारें आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए एक बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने आयुर्वेद का एक केंद्र खोल दिया है। वहाँ आयुर्वेद का डॉक्टर बैठता है और वो इलाज करता है। होम्योपैथ का भी केंद्र खोला हुआ, वो भी इलाज करते हैं। होम्योपैथ के मामले में भी हम विश्व में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हमारा विश्वास वो जर्मन मेडिसिन से उठ नहीं पा रहा है। एलोपैथ में तो जर्मन मेडिसिन को हम भारत में शिफ्ट करवा लें, वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे, आज हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन अभी भी भारत में ये तैयार होती हैं मेडिसिन, यानी कि जो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर भारत में आउटसोर्स किया जाता है काम, भारत में होम्योपैथ का मटेरियल तैयार किया जाता है, फिर वो जर्मनी जाता है, वहाँ से ब्रांडेड होकर फिर से लग कर आता है। भारतीय कंपनियों पर हम विश्वास थोड़ा कम कर पा रहे हैं, लोगों का माइंड सेट है, होना भी चाहिए, धीरे धीरे टूटेगा।
लेकिन हम उसको भी रिप्लेस करने की स्थिति में आ चुके हैं। यानी कि हम होम्योपैथ का जो जर्मनी का एकाधिकार है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक करके भारत में आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखने की बात यह है कि लोग जो अपने आप को, हम भारत को विश्वगुरु बनने से रोकेंगे, वो लोग जो अपने आप को 1500 साल पहले पैदा हुए लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, जो जो ये मानने वाले हैं कि पृथ्वी चपटी है, वो लोग भी अब अपने आप को वैज्ञानिक घोषित करने लगे हैं। तमाम तरह के आयतों के आधार पर वो अपने आप को वैज्ञानिक घोषित करते हैं। तो वो वैज्ञानिक तो घोषित करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, सैद्धांतिक आधार पर कुछ नहीं है, केवल फिलॉसफी है, और वो भी रॉन्ग साइडेड फिलॉसफी है, क्योंकि उसका आधार नहीं, वो प्रमाणित नहीं है। और जिसके पास प्रमाण नहीं है वो केवल वस्तु स्थिति देखकर बात करता है, और वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किया होगा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तात्कालिक जो करेगा उसको भारत में आध्य आत्म नहीं कहा है, भारत में उसको आध्य दैनिक कहा है, भारत में उसको आध्य भौतिक कहा है। मैं ये मान लूं कि आध्य भौतिक और आध्य दैनिक दोनों को रखते हैं, तो भी आध्य आत्म की तरफ, जिसको अध्यात्म इन शॉर्ट कहा जाता है, आध्य आत्म नहीं आ सकते, क्योंकि वो इस लोक से परलोक तक का जो सिस्टम है, जो जो सृष्टि का सृजन है, उस पर नहीं आ पाते। वो एक सरमाइसिस है, वो एक गैस है, वो गैस लगाकर ऐसा करते हैं, वो कयास लगाकर लिखते हैं। लेकिन भारत के पास उसके एविडेंसेस हैं, और जिसको आज तक कोई भी डिस्प्रूफ नहीं कर पाया। ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, आज के 10,000 साल बाद कौन से ग्रह की कितनी डिग्री, कितने बजकर कितने मिनट पर, कौन से अंश पर, कौन से देशांतर पर होगी, ये भी आज हमारा पंचांग बताता है। 10,000 साल बाद या 10,000 साल पहले आप सोचो कि कितना उन्नत विज्ञान होगा, कि जिसमें फॉर्मूले बना दिए गए, और उन फॉर्मूलों के आधार पर हमें कोई गैलीलियो की रिसर्च नहीं चाहिए होती है, हम कोई दूरबीन नहीं लगाते, हम कोई इस तरह की दूरबीन लगाकर किसी को सैटेलाइट भेजकर पता करना आवश्यक नहीं है, हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो सोचिए कि इस विज्ञान को, जो हमारे पास इतनी डेवलप्ड विज्ञान है, इस विज्ञान को लोग नकारेंगे, क्योंकि उनका वाला काम खत्म हो, वहाँ तक तो पहुँचना असंभव लगभग है। जब आज की आधुनिक विज्ञान, जिसको लोग आधुनिक विज्ञान कहते हैं, नासा और इसरो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस विज्ञान तक उनका सहारा लेकर वो एक एक कदम चल रहे हैं, तो फिर उनका जिनकी चपटी धरती है वो कैसे ला सकते हैं। लेकिन वो ये तो कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बना नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं। इसलिए उनका है कि हमारे पैगंबर के प्रति अगर आप कुछ भी चर्चा भी करेंगे, आप उस पर शस्त्रार्थ करेंगे, तो वो सर तन से जुदा करेंगे। उनके पास कोई दूसरा और साधन नहीं कि सर तन से जुदा करेंगे और बात को वहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो प्रूफ करने की स्थिति में नहीं, शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं है, शास्त्रों के आधार पर बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोई आध्यात्मिक वस्तु होनी भी तो चाहिए, कोई आध्यात्मिक आधार भी तो होना चाहिए ऐसा बोलने के लिए। जिनके पास ये नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें डालते हैं, और ये उसी प्रकार की एक पिटीशन है। अब इसमें कोई विष्णु कुमार, जो 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 जिनके नाम से ये पिटीशन डाली गई है, वो विष्णु कुमार जी हैं, और इसके वकील विष्णु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 46425/2023। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में सीनियर एडवोकेट खुर्शीद साहब खड़े हुए। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि एडल्टरेटेड जो मेडिसिन हैं जो सप्लाई हो रही हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सप्लाई हो रही हैं, उस पर एक रिट जारी कर दीजिए। आप सोचिए कि मेडिसिन से मतलब है जो आयुर्वेद की मेडिसिन सप्लाई हो रही है उन केंद्रों पर जो सरकार ने खोल कर रखे हैं। भले ही उसने एक कमरे से शुरुआत की हो, लेकिन शुरुआत की है, लोगों का विश्वास हो रहा है। वो एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद पर भारत का विश्वास ज़्यादा है। मैं एलोपैथ को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनकी अपनी रिसर्चें हैं, और उस विधा से पढ़ने वाले जो डॉक्टर्स होंगे, उस विधा से पढ़ने वाले जो लोग होंगे, उनको वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो समुद्र के पानी को, समुद्र के स्तर को जो जज नहीं कर सकता वो क्या बताएगा। और भाई उनकी रोजी रोजगार का साधन है, तो तमाम तरह के वो बातें भी करेंगे और कहेंगे। मुझे मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मुझे इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिया लोगों ने। ये कहा कि आपको वो विधा नहीं मालूम। हमारे ऑफिस में कई एक फ़ोन आ ली है कि साहब जो विधा आपको नहीं मालूम उस पर चर्चा क्यों करते हो। मैं मानता हूँ कि मैं छह दर्शन के बेसिक चीज़ों को पढ़ना जानता हूँ, मैं वेदों को पढ़ना जानता हूँ, मैं उसके अलावा वेदांतों को मैं अध्ययन करता हूँ।
आपने वो दर्शन देखा ही नहीं है, तो फिर जिस लाइन पर आप वो इंजेक्शन लगाना सीख गए हैं उसी की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इस पिटीशन में ये कहा गया है कि ये जो आयुर्वेद के ऑफिस खोले हुए हैं, आयुर्वेद का केंद्र खोला हुआ है, हर हॉस्पिटल में खोल रहे हैं, इसमें एडल्ट्रेटेड ये ड्रग्स जा रहे हैं। आप सोचो, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स अगर कह दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश कर दे तो ये सब बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का अगर इसमें आदेश कर दे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, तो फिर ये जो माफिया वर्ग है, ये माफिया वर्ग उनसे मिलकर, माफिया वर्ग दूसरी अपोजिट साइड से मिलकर इनको सबको बंद करवा देगा। सब दुकानें बंद करो, यानी कि आयुर्वेद को जड़ से समाप्त करो, योगा को जड़ से समाप्त करो, ये कोशिश की जाएगी, ये पूरा कोशिश करके इसको बंद करवाने का प्रयास होगा। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि अडल्ट्रेटेड, अब अडल्ट्रेटेड मतलब जो खराब सप्लाई है, अगर कुछ गड़बड़ सप्लाई है तो उसके लिए पिटीशन जानी चाहिए या फिर ड्रग कंट्रोलर के पास जाना चाहिए जिसने उसका अप्रूवल दिया है। ड्रग कंट्रोलर, वो तो मेडिसिन भी हो सकती है, वो तो इंग्लिश मेडिसिन भी हो सकती है, वो तो यूनानी भी हो सकती है, वो तो होम्योपैथी भी हो सकती है कि भाई गलत दवा सप्लाई कर दी, उसमें वो क्वालिटी नहीं थी जो क्वालिटी उसमें लिखी हुई है। लेकिन वो ड्रग कंट्रोलर के पास जाने की बजाय वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा ऑर्डर भी अगर इस पर हो जाता तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाती। 3 जजों की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पारडीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा की अदालत में ये केस गया और ऑनरेबल कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए, फटकार कहना ठीक नहीं होगा, इनको कहा कि भाई मैं ऐसी रिट कैसे जारी कर सकता हूँ, सार्वजनिक रिट कैसे जारी की जा सकती है, आप इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए। हम कैसे कह देंगे इसमें अडल्ट्रेटेड है कि नहीं है, अडल्ट्रेटेड मेडिसिन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एक्सेप्ट कौन करेगा, कैसे करेगा। उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई हमें बताइए ना कि हम कैसे रिलीफ ग्रांट कर दें। जो इसको देखेगा वो कौन देखेगा, उसको वो मेडिसिन खराब हैं अच्छी हैं ये कौन बताएगा, ये तो ड्रग कंट्रोलर बताएगा। ड्रग कंट्रोलर का काम है कि वो किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन आती हैं, जो उसमें फॉर्मूले लिखे हैं, जो उसका इंग्रेडिएंट लिखा है, उसकी क्वालिटी को चेक करें, उसकी जो एक्सपायरी लिखी होती है उस एक्सपायरी के अनुसार उसको चेक करें, और ये नियम है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके द्वारा लिखे गए ग्राउंड्स पर कोई रिट जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका कोई आधार नहीं है। बाद में सलमान खुर्शीद साहब ने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि आपकी लिबर्टी हो अगर तो हमें अनुमति दे दीजिए कि हम ड्रग कंट्रोलर के पास चले जाएं। अब ड्रग कंट्रोलर के पास चले जाएं तो भी वही बात है कि भाई मिलकर खेल हो जाएगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर बड़ा अच्छा सुंदर जवाब दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा पिटिशनर शुड सीक रेमेडीज बिफोर ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड डिसमिस्ड। यानी कि आप अपनी रेमेडी किसी कॉम्पिटेंट, मैं क्यों कह दूं कि ड्रग कंट्रोलर, आप सोचो कि कोर्ट के दिमाग में चला होगा, मैं क्यों कह दूं कि भैया ड्रग कंट्रोलर के पास चले जाइए, मैं किस आधार पर कह दूं कि ड्रग कंट्रोलर इसको देखे और चेक करे और ना करे, वो क्या करे। अरे भाई आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है ऑलरेडी। आपको लगता है कि आपके पास कोई एविडेंस है कि एडल्टरेटेड उसमें मेडिसिन सप्लाई की गई हैं, कुछ जड़ी बूटियां गलत तरीके से सप्लाई की गई हैं, गलत हैं, तो फिर उनको जाइए, वो एक्शन लेंगे। लेकिन आप ये कह दें, आप ये कहें कि नहीं साहब हम ऑर्डर कर दें, कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो उसके लिए आधार चाहिए, आधार कोई है नहीं। ये सब हमले हैं जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो वैज्ञानिक व्यवस्था है उस वैज्ञानिक व्यवस्था पर प्रहार हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत बड़ा वर्ग उस व्यापार, उस इंडस्ट्री में शामिल हो चुका है, वो बेरोजगार होने की उसकी संभावना है। उसकी रिसर्च, उसने जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां खोल रखी हैं, ड्रग्स के लिए बनाए गए हैं, शॉप्स बना रखी हैं, सब कुछ बेईमानी हो जाएगा। इसलिए वो बहुत बड़े स्तर पर इस पर एक्शन लेने को तैयार हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपने IMA बनाम बाबा रामदेव का केस अभी सुना ही था। इससे पहले एक केस आया था कोर्ट के सामने जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने क्लेम किया था कि साहब हम जितना 8 घंटे ये देते हैं 8 घंटे हम देते हैं, जितनी देर ये ऑफिस में ये वहाँ पर काम करते हैं उतनी देर हम करते हैं। ये भी 5 साल की डिग्री लेकर आते हैं, हम भी 5 साल की डिग्री लेकर आते हैं। जो इन्होंने अध्ययन किया वैसे ही हमने भी अध्ययन किया, विधा हमारी दूसरी है, तो हमारी सैलरी बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार उसमें लगाई थी और ये कहा था कि आप उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव के खिलाफ जब ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर नहीं कर दिया, मतलब हड़का दिया,
तो बाबा रामदेव तो चैलेंज करके सामने आ गए ताल ठोक कर, और वो उनका कहना है कि हमें कोर्ट में बुलाइए, हम कोर्ट में आपको सिद्ध करेंगे कि हम कोई कपोल कल्पना नहीं कह रहे, हम सत्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस भी हैं, हमारे पास पेशेंट भी हैं जो सही हुए, उनके इलस्ट्रेशंस भी हैं, हमारे पास प्रमाण भी है। आप कहिए तो आप किस विषय पर कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आयुर्वेद झूठ बोल रहा है? आप सोचिए कि अब ये जंग जनता को लड़नी पड़ेगी। अब ये आम आदमी को इस विषय पर उतरना पड़ेगा, आम आदमी को बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, भारत को भारतीय परंपरा चाहिए, भारत को भारतीय सिस्टम चाहिए, भारतीय दर्शन के अनुसार सिलेबस चेंज होना चाहिए, भारतीय दर्शन को आज के दर्शन से एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, शास्त्रियों और आचार्यों से निकालकर इसको वैज्ञानिक तक ले जाना चाहिए, और वैज्ञानिकों और आचार्यों को आपस में आमने सामने करना चाहिए, उनकी कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, ताकि आज के आधुनिक विज्ञान, आज के तथाकथित आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय दर्शन को कंपेयर करके उसकी मेरिट और डीमेरिट निकाली जा सके, ताकि देश दुनिया उसको समझ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।